भारतीय रेल यात्रा का केवल 57% मूल्य ही समानता वसूल करती है। ये संदेश रेलवे के हर टिकट पर लिखी होती है। इसका क्या लॉजिक है? ऐसे तो हर पेट्रोल पंप पर यह लिख देना चाहिए कि हर एक लीटर पेट्रोल पर सरकार 55 रुपये टैक्स वसूल करती है। क्या आपको पता है इंडियन रेलवे 1-2 नहीं हमारे टिकट पर कुल 8 तरह के चार्जेस वसूल करती है। यदि आप किसी सुपर फास्ट ट्रेन में 3rd AC की तत्काल टिकट बुक करते हैं तो उस पर 400 रुपये तक तत्काल चार्ज, 50% तक एक्स्ट्रा डायनेमिक फेयर, 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज, 40 रुपये रिजर्वेशन चार्ज, 42 रुपये कन्वीनियंस फी, 45 पैसे इंश्योरेंस चार्ज, 400 रुपये फूड चार्ज और 5% तक GST लगती है। कुल 8 तरह के एक्स्ट्रा चार्ज सरकार वसूल करती है। साथ में बैंक या पेटीएम अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चार्ज अलग से लेती है। यदि किसी टिकट का बेस प्राइस 1000 रुपया है तो सभी चार्जेस मिलाकर यह 2000 रुपये से भी अधिक हो सकती है। यदि आपने टिकट बुक किया और ट्रेन लेट है तो आप तब तक रिफंड नहीं ले सकते जब तक ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट ना हो, और वो भी तब रिफंड होगा जब आप उसके एक्चुअल डिपार्चर से पहले रिफंड क्लेम किए हों। मतलब आपको उसके एक्चुअल डिपार्चर से पहले पता होना चाहिए कि ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट है। अब आप बताइए रेलवे कितनी बार ट्रेन डिले है इसकी सटीक इंफॉर्मेशन देती है। भारत में हर रोज 13,000 पैसेंजर ट्रेनें और 9,000 फ्राइट ट्रेनें 68,000 किलोमीटर की रूट पर चलती है, जिसमें हर रोज 2,40,000 लोग यात्रा करते हैं। हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ की अर्निंग रेलवे की होती है। आम भारतीयों के लिए रेलवे यात्रा का सबसे बड़ा और प्रमुख साधन है। रोजाना ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, काम के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करने वाले लेबर, शिक्षा पाने के लिए स्टूडेंट, इलाज करने, पर्व त्योहार, शादी, रिश्तेदारी, टूरिज्म, हर तरह के लोग इसमें यात्रा करते हैं। यानी एक आम भारतीय के लिए रेलवे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन रेलवे की हालत कैसी है ये किसी से छिपा नहीं है। यदि आप जनरल क्लास या लोकल ट्रेन में सफर करते हैं तो यही आपके सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप ट्रेन में किसी तरह चढ़ जाएं। यदि आप रिजर्व टिकट बुक करते हैं तो आपको साफ सुथरा टॉयलेट और अच्छा खाना मिल जाए, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। साल 2014 में रेलवे किराए में 14.2% की वृद्धि हुई। तब सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि ज्यादा किराया के बदले अब रेलवे में अच्छी सुविधा दी जाएगी। 14.2% with effect from today. Freight charges also moved up by 6.5%. We strongly believe that railways could become the next big engine for growth and employment, and therefore we plan to accord topmost priority to modernization and revamping of railways and to making it more passenger friendly and making it safe for passengers to travel. लेकिन समय के साथ साथ रेलवे जहां किराया बढ़ाता गया वहां सुविधाओं में और कमी ही करता गया। राजधानी ट्रेन में पहले जितनी तरह की फूड आइटम दी जाती थी अब उसमें काफी कमी कर दी गई है। फूड पर अब अलग से चार्ज भी जोड़ा जाता है। यात्रियों को मिलने वाली लिनन अब कई बार रीयूज्ड या बेहद गंदे मिलते हैं। कोच की भी हालत खराब होती है। रीडिंग लाइट टूटी मिलती है। बोतल होल्डर कई जगह मिसिंग होगा। कोच की बाल की फिटिंग भी ढीली या उखड़ी होगी। बाथरूम की हालत तो आपकी नसीब अच्छी है तभी ठीक ठाक होगी। सीनियर सिटीजन, स्पोर्ट्स पर्सन और जर्नलिस्टों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है। वेटिंग रूम के लिए घंटे के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। रेलवे की यात्रा धीरे धीरे और वर्ष ही होती जा रही है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, फूड क्वालिटीज, एमिनिटीज या राइडिंग एक्सपीरियंस हो, किसी भी मामले में रेलवे में कोई खास सुधार नहीं हो सका है। और इन सब के बाद हमें ये लिखकर एहसान जताया जाता है कि रेलवे आपके टिकट का केवल 57% पैसे ही वसूल कर रही है। साल 2017 की कैग की ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा गया कि ट्रेन्स और स्टेशंस की कैटरिंग यूनिट में क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है। खाना बनाने में अनप्यूरिफाइड टाइप वाटर का डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। वेस्ट बिन कवर्ड नहीं थे और फूड आइटम को कॉकरोच और मक्खी से बचाने के लिए ढके नहीं गए थे। फूड भी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी से कम ही दिया जा रहा था।
हाँ, यदि कोई एक चीज जोर शोर से हो रही है तो है वंदे भारत ट्रेन की बार बार उद्घाटन करना और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा इस ट्रेन की रील बना बनाकर अपने अकाउंट पर अपलोड करना। दावा यह किया जा रहा है कि रेलवे तेजी से मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर रेलवे के पास दिखाने के लिए केवल दो ही चीजें हैं, एक वंदे भारत ट्रेन और दूसरा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ रेलवे अपनी बेसिक जरूरत जो एक यात्री को चाहिए, जैसे पंक्चुअलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, इन सबको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम बहुत तेजी के साथ नई ट्रैक बना रहे हैं। पहले जहां 2004 से 2014 के बीच 4 किलोमीटर पर डे नई ट्रैक बनाई जा रही थी, वो 2014 से 2024 में 7.4 किलोमीटर प्रतिदिन बनाई जा रही है। समय के साथ यदि इतनी बढ़ोतरी हुई है तो वो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यदि नई रेल रूट की बात करें तो इस ग्राफ को देखने पर यह पता चलता है कि 2008 के बाद लगभग नई रेल रूट बनाने का वही रफ्तार है। ध्यान रहे, रेल रूट और ट्रैक लेंथ में अंतर होता है। इसे ऐसे समझते हैं कि 100 किलोमीटर की कोई पुरानी सिंगल लाइन है। यदि एक और ट्रैक बनाकर उसे डबल लाइन कर दिया जाए तो ट्रैक लेंथ में 100 किलोमीटर और जुड़ जाएगी, जबकि रेल रूट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि वहां पहले से ही ट्रेन आती जाती है। साल 2016-2017 की बजट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने मिशन रफ्तार नाम से एक एक्शन प्लान अनाउंस किया था, जिसमें पैसेंजर और फ्राइट दोनों ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की योजना बनाई गई थी। इसमें कहा गया था कि स्पीड रिस्ट्रिक्शन, रोड ओवर और अंडर ब्रिज, लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन, ये तमाम एक्शन लेकर रेलवे की ओवरऑल एवरेज स्पीड बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने नई दिल्ली, मुंबई और न्यू दिल्ली, हावड़ा 2 प्रोजेक्ट्स भी अप्रूव किए थे, जिसमें ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाना था। भारत में ट्रेन स्पीड की बात करें तो लोकल ट्रेन की एवरेज स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर है। Get coverage installed, how does the speed then increase? Technical complexities are already 100 kmph or reaching 110 kmph, and close to 40% of the network is reaching 130 kmph. And now we are focusing on improving some of the high density routes where we want them to be 160 kmph. So it is possible 160. लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में इसकी एवरेज स्पीड में भी 5 किलोमीटर पर आवर की कमी की गई। कई वंदे भारत ट्रेन, जिसको ये कहकर बहुत प्रचार किया गया कि ये तेज रफ्तार की ट्रेन है, उसकी स्पीड भी कई रूट पर रेलवे द्वारा 160 किलोमीटर से घटाकर 130 किलोमीटर कर दिया गया। आज के समय शताब्दी और वंदे भारत की स्पीड लगभग बराबर है। इसके पीछे कहा गया कि ATP यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जिसे कवच नाम दिया गया है, उसके इम्प्लीकेशन के लिए ये किया गया। बात यह है कि रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पे तो काम हो रहा है, लेकिन ये इस रफ्तार से नहीं हो रहा है कि हम ये अपेक्षा कर सकें कि भविष्य में हमें बेहतर रेल सुविधा देखने को मिलेगी। लेकिन बेसिक सुविधा जो एक रेलवे यात्री को दी जानी चाहिए, उसे सुधारने के भी रेलवे कोशिश कर रही हो, ऐसा नहीं दिखता है। यदि भारत जैसी ही बड़ी जनसंख्या और बड़ी रेल नेटवर्क जैसा देश चीन से हम अपनी तुलना करें तो हम उसके आसपास भी नहीं दिखते, और भविष्य में हम कुछ ऐसा कर पाएंगे, ऐसा होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। हम ये तुलना इसलिए भी कर रहे हैं कि आज के समय में कई भारतीय यूट्यूब ब्लॉगर जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, ट्रेन, स्टेशन, क्लीनिंग और उसकी इम्यूनिटीज दिखाते हैं तो मन को और दुख होता है कि हम इस मामले में कितने पीछे हैं। 1250 किलोमीटर का सफर तय करना, एग्जैक्टली जो टाइम मेंशन था उसी टाइम पे पहुंचा देना और उसी टाइम पे चल पड़ना। ऐसा ही लग रहा है मानो एयरपोर्ट आ गई किसी पॉपुलस कैपिटल सिटीज है, और दोनों कंट्रीज एशिया में पड़ती है और दोनों कंट्रीज एशिया की बड़ी इकोनॉमीज है। पर यार आपने सड़कों पे भी देखा, जैसे इतने बड़े बड़े हाईवेज थे और पेड़ भी लगे हुए थे, हरियाली भी थी, लोग साइकिल भी चला रहे थे, मैनेज थी सारी चीजें, खुले खुले हाईवेज थे, जाम भी लग रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि भी लोग रूल तोड़ रहे हैं, भीड़ होगी बहुत ज्यादा, पोल्यूशन हो गया। कमाल है यार, मतलब बहुत ज्यादा डेवलप करा है चाइना ने ना पिछले कुछ देशों में। बिल्कुल, मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ। चीन में 2 तरह की ट्रेन चलती है। एक तो ट्रेडिशनल ट्रेन जो पुरानी टेक्नोलॉजी की है, जैसे इंडियन रेलवे। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, Z, T और K। इसमें सबसे कम गति से K श्रेणी, जिसे क्वाइसू कहते हैं, उसकी भी एवरेज स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमारी वंदे भारत ट्रेन के आसपास या उससे भी अधिक है।
वहाँ की रेगुलर फास्ट ट्रेन जो जेट कैटेगरी में आती है, जिसे जीदा कहा जाता है, उसकी एवरेज स्पीड 100 से 140 किलोमीटर प्रति आवर है। मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड की बात कर रहा, जबकि इसकी अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी कैटेगरी है हाई स्पीड ट्रेन की, जिसमें बुलेट ट्रेन और मैगलेव ट्रेन आती है। इसकी स्पीड 350 किलोमीटर प्रति आवर की है, जबकि संघाई की मैगलेव ट्रेन की तो 460 से 500 किलोमीटर प्रति आवर की अधिकतम स्पीड है। और ये केवल स्पीड के मामले में आगे नहीं है, इन ट्रेनों की साफ सफाई, क्लीनिंग, टॉयलेट, बेसिक एमिनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर मामले में यहाँ से इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। अब ये भी कहा जा सकता है कि इतनी फैसिलिटीज यदि वहाँ मिल रही है तो रेलवे का किराया भी वहाँ बहुत अधिक होगा। तो आइए इसे आगे देखते हैं। वहाँ की रेगुलर ट्रेन की बात की जाए तो ज़ेंगझाओ से वुहान, जिसकी दूरी 550 किलोमीटर है, उसका किराया 70 से 90 युआन है। एक युआन लगभग 12 रुपए के बराबर है, यानी कि करीब 800 से 1000 रुपए उसके फेयर हैं, यानी 1.5 से 1.8 रुपए प्रति किलोमीटर। ये भारत की स्लीपर क्लास की तरह ही है। दिल्ली से लखनऊ, जिसकी दूरी करीब 550 किलोमीटर है, नॉन एसी स्लीपर क्लास का फेयर 385 से 435 रुपया है, यानी 0.7 से 0.8 पैसे प्रति किलोमीटर, यानी चीन के मुकाबले आधे से भी कम यहाँ का किराया है। बीजिंग से शंघाई, जिसकी दूरी 1300 किलोमीटर है, जिसे चीन की हाई स्पीड ट्रेन केवल 4.5 घंटे में पहुंचाती है, उसका किराया करीब 550 से 650 युआन है, यानी करीब 6500 से 8000 रुपए के बीच, यानी 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर। यदि दिल्ली से पटना, जिसकी दूरी करीब 1000 किलोमीटर है, जिसे एक वंदे भारत ट्रेन करीब 12 घंटे में पहुंचाती है, उसका किराया 2500 से 3000 रुपया है, यानी 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी यहाँ भी किराया आधे से कम है। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि चीन में रेलवे का किराया भारत से दुगने से भी अधिक है, और इसी बात को हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी कहते हैं, जबकि ये आधी हकीकत है। चीन का एक युआन भारत के 12 रुपए के बराबर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज भारत में 1 रुपए की मिलती है वो चीन में 1 युआन की मिलेगी। जैसे यदि कोई टॉफी भारत में 1 रुपया में मिलेगी, वही चीन में 1 युआन में मिलेगी, ऐसा नहीं है। यदि पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी समान क्रय शक्ति में बदल कर देखे तो विश्व बैंक या OECD डेटा के अनुसार 1 युआन की पीपीपी भारत में 4 से 5 रुपए के बराबर है, यानी भारत में 1 रुपये वाली चॉकलेट वहाँ 0.2 युआन में मिलेगी। इस पीपीपी के हिसाब से देखे तो एक बुलेट ट्रेन का किराया 2.5 से 3 रुपए प्रति किलोमीटर ही होगा, जो लगभग वंदे भारत ट्रेन के बराबर ही होगा। 2016 से पहले रेल बजट अलग से आता था, इससे लोगों को अलग से ध्यान जाता था कि रेलवे हमें क्या दे रही है क्या नहीं। संसद और जनता द्वारा इसकी निगरानी और जवाबदेही अधिक होती थी, लेकिन आम बजट के साथ ही रेलवे बजट आने से लोगों का ध्यान इस पर कम जाता है। सेफ्टी की बात करें तो रेल मंत्री दावा करते हैं कि पहले के मुकाबले 90% रेल एक्सीडेंट में कमी आई है और पिछले 10 वर्षों में 70% की कमी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के डेटा भी यही बताता है। 2014 से 15 में हर साल 135 ट्रेन एक्सीडेंट होते थे, लेकिन 2023 से 24 में ये घटकर 40 हो गए। ओवरऑल रेलवे एक्सीडेंट में कमी आई है, लेकिन बड़े रेल हादसे जिसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है उसमें कमी आई है ऐसा नहीं दिखता है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं, उनमें से एक है बालासोर रेल दुर्घटना। जून 2023 में उड़ीसा बालासोर डिस्ट्रिक्ट में कोरोमंडल ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है, जिससे उसके 12 डिब्बे पटरी से उतरकर 7 वाले ट्रैक पर आ गए और वहां से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन भी उससे टकरा जाती है। इसमें कुल 296 लोगों की मृत्यु हो गई और 1200 से अधिक लोग घायल हुए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने राज्यसभा प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुछ दिन पहले क्रॉसिंग गेट नंबर 94 के इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर के रिप्लेसमेंट के दौरान सिग्नलिंग सर्किट में गलत बदलाव हो गया, जिसके कारण अप लाइन पर जाने वाली गाड़ी को ग्रीन सिग्नल मिली, लेकिन वास्तव में वो रूट लूप लाइन के साथ कनेक्ट थी, जिसके कारण लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी के साथ कोरोमंडल एक्सप्रेस टकरा जाती है। जून 2024 में भी दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस आपस में टकरा जाती है। इसमें 11 लोगों की मृत्यु हुई और 60 लोग घायल हुए।
भारतीय रेलवे सुरक्षा आयोग यानी CRS की जांच की रिपोर्ट के अनुसार सिग्नल में फॉल्ट होने के कारण ट्रेन को मैनुअल अथॉरिटी देकर आगे प्रोसीड कराया जा रहा था। मतलब यदि सिग्नल खराब हो जाता है तो लोको पायलट को स्टेशन मैनेजर द्वारा लिखकर अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया जाता है कि आप आगे बढ़ें, आपका रूट क्लियर है। रेलवे सेफ्टी के अनुसार एक्सीडेंट मल्टीपल लेवल पर लैप्सेस के कारण हुआ। वॉकी टॉकी जो कि एक क्रिटिकल सेफ्टी इक्विपमेंट होता है वो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को नहीं प्रोवाइड किया गया था। लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को सिग्नलिंग के बारे में प्रॉपर काउंसलिंग नहीं की गई थी। ये तो वो दुर्घटनाएं हुई जो रेल एक्सीडेंट के कारण हुई, लेकिन इन सब के अलावा NCRB का डेटा कहता है कि पिछले 10 वर्षों में 2,60,000 लोग रेल एक्सीडेंट के कारण मारे गए हैं और इसमें सबसे बड़ा कारण पैसेंजर का चलती हुई ट्रेन से गिर जाना था। ये डेटा देखिए, हर साल 15 से 20,000 लोग ट्रेन से गिरने या हिट होने के कारण डेथ हो जाती है और इसमें सबसे आगे महाराष्ट्र है। मुंबई लोकल ट्रेन सबको पता है, यहाँ की भीड़ के बारे में किस तरह से धक्का मुक्की कर लोग ट्रेन में बोर्ड हो पाते हैं। ये बिल्कुल अनह्यूमन लगता है। हर साल करीब 5,000 लोग केवल महाराष्ट्र में इस कारण जान गंवाते हैं। 2017 में मुंबई एलिफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन में स्टैम्पेड के कारण 23 लोगों की जान गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी फरवरी 2025 में भगदड़ के कारण 18 लोगों की मृत्यु हुई। इतने एक्सीडेंट भले हो रहे हों, लेकिन किसने इसकी जिम्मेदारी ली है उसे ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, बस मुआवजा मिलेगा। कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनेगी। कई एक्सपर्ट के अनुसार इनके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो रेलवे पैसेंजर की बेसिक नीड्स में सुधार करने के बजाय नई ट्रेनें और नए प्रोजेक्ट पर अधिक ध्यान दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि रेलवे कम खर्चे में अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है ताकि वो अपने घाटे को कम कर सके। लेकिन दुनिया में कई देशों में रेलवे जैसे यूके की ट्रांसपोर्ट ऑफ लंदन या USA की न्यूयॉर्क सिटी सबवे ये घाटे में ही चलती है, क्योंकि अधिकांश देशों में रेलवे का मेन पर्पस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बढ़ावा देना और सुविधाजनक पब्लिक सर्विस देना है। यदि कई देशों में रेलवे फायदे में चलती भी है तो वो ज्यादातर मेट्रो रेलवेज या बुलेट ट्रेन है, जैसे जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन या चीन की बेजिंग शंघाई हाई स्पीड रेल फायदे में चलती है। इसलिए रेलवे को केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देखने के बजाय एक ऑल ओवर इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बढ़ाने वाला साधन के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां सेफ्टी और सुविधा दोनों पर ध्यान दिया जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। धन्यवाद।